खिलाफ क्या था मामला, जानने के लिए जरूरी है कोर्ट कचहरी, थाने चौकी और मीडिया, सोशल मीडिया में मौजूद ऐसे बाबा के सच्चे किस्से कहानियों पर भी एक नजर डालना, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए सनद रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त सन 2013 में आसाराम के ऊपर जोधपुर में उनके ही आश्रम में लड़की ने खुद को नाबालिग बताते हुए रेप का आरोप लगाया था। हालांकि की बाद में लड़की की उम्र को लेकर भी खूब बवेला कोर्ट कचहरियों में कटा था। बचाव पक्ष आसाराम का आरोप था कि लड़की बालिग है, इसकी पुष्टि के लिए तमाम सर्टिफिकेट भी दाखिल की गई, जबकि दूसरी ओर पीड़िता पक्ष उसके नाबालिग होने की ही बात पर अड़ा रहा। पीड़िता को जब लगा कि जोधपुर में उसकी सुनवाई ईमानदारी से नहीं हो सकेगी, तो वो दिल्ली पहुंच गई, जहां बाबा के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी गई। मुकदमे में पॉस्को एक्ट तक लगाया गया, जो नाबालिग को बंधक बनाकर उसे हवस का शिकार लगाने के मामले में अमल में लाया जाता है। घटना जोधपुर में, मुकदमा दिल्ली में। घटना जून की जोधपुर के न्याय सीमा क्षेत्र में घटी थी, लिहाजा दिल्ली में आसाराम के खिलाफ दर्ज मुकदमे की आगे की जाँच जोधपुर पुलिस के हवाले कर दी गयी, जो कि अमूमन कानूनन ऐसा ही होना भी चाहिए थे। दस्तावेजों में दर्ज तारीखों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 31 अगस्त सन 2013 को आसाराम को पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने आसाराम के खिलाफ बंधक बनाकर दुष्कर्म करने सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। यह सभी कानूनी धाराएं संगीन अपराध की श्रेणी की थी। मुकदमा दर्ज होते ही बाबाजी काफी समय तक कानूनी शिकंजे से बचने की कोशिशों कहिए या फिर भागदौड़ में इधर उधर जुटे रहे। इतना ही नहीं, मीडिया खबरों के मुताबिक तो आसाराम ने दिल्ली में अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद भी मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवचन तक दे डाला जाकर पुलिस जब उनकी गिरफ्तारी के लिए इंदौर में पंडाल के बाहर पहुंची तो बाबाजी के भक्त पुलिस से ही लिपट गए। पुलिस और बाबा के भक्तों में दींगा मुश्ती, पुलिस और बाबाजी के भक्तों में जबरदस्त दींगा मुश्ती कहिए या फिर हाथापाई की खबरें भी खूब छपी। इसके बाद भी मगर पुलिस ने हार नहीं मानी और 1 सितंबर सन 2013 को आधी रात के करीब राजस्थान पुलिस ने इंदौर में वांछित मुलजिम आसाराम को गिरफ्तार कर लिया। आसाराम को रातों रात कड़ी सुरक्षा में हवाई जहाज से ले जाकर जोधपुर पहुंचाया गया। जब आसाराम को लगा कि अब गर्दन कानूनी शिकंजे में फंस ही चुकी है, तो उन्होंने देश की एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष और उनकी मां, भारत की पूर्व स्वर्गवासी प्रधानमंत्री की पत्नी और पूर्व प्रधानमंत्री की पुत्रवधू पर आरोप लगाया कि उन लोगों ने ही षड्यंत्र करके फंसाया है। उधर बचाव पक्ष के अधिवक्ता सज्जनराज सुराना ने अपने मुवक्किल के बचाव में कोर्ट में एक से बढ़कर एक सबूत और गवाह पेश किए। वरिष्ठ वकील सज्जनराज सुराना ने तो पीड़िता की उम्र संबंधी अभिलेखों को ही गलत बता दिया। साथ ही उन्होंने जो अभिलेख कोर्ट में पेश किए उनके मुताबिक लड़की बालिग थी। बाबा पर लगा था पॉक्सो एक्ट, जबकि आसाराम के खिलाफ मुकदमा लिखाने वाली लड़की ने खुद को नाबालिग बताया था, इसलिए बाबा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया था। आसाराम के वकील ने कोर्ट में अंतिम बहस को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि अभियोजन ने आसाराम के खिलाफ फर्जी तरीके से गवाह और साक्ष्य तैयार किए हैं। आसाराम के वकील ने तो कोर्ट में यहाँ तक दलील पेश कर डाली थी कि उत्तर प्रदेश स्थित शाहजहांपुर के प्राथमिक स्कूल के प्रिंसिपल ने कोर्ट में गवाही ही झूठी दी थी। आसाराम पक्ष के मुताबिक तथाकथित घटना के बाद पीड़िता के अभिभावक ने षड्यंत्र के तहत लड़की का स्कूली स्थानांतरण प्रमाण पत्र बनाया, जिसे कोर्ट में पेश कर दिया। हालांकि लड़की को घटना के समय बालिग साबित करने के लिए बाबा के वकील ने बीमा पॉलिसी के दस्तावेज भी कोर्ट में पेश किए, जिनके मुताबिक लड़की बालिग साबित होती थी। बचाव पक्ष द्वारा ट्रायल कोर्ट में रखे गए तर्कों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई फैसलों का भी जिक्र किया गया। लड़की की मां ने जो जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी थी उसमें लड़की की जन्म तिथि 1 जुलाई सन 1974 दर्ज थी। की अपनी यह दलील, जिसके मुताबिक घटना के वक्त लड़की नाबालिग नहीं बल्कि 19 साल से ज्यादा की हो चुकी थी। बचाव पक्ष का कहना था कि जब लड़की बालिग थी तो फिर आसाराम के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगना ही नहीं चाहिए था। पहली बार तरीके से खुलेआम कानूनी पिछड़े में फंसे आसाराम को बचाने में जुटे अधिवक्ता ने कोर्ट में यह भी दलील दी थी कि अगर उनका मुवक्किल जोधपुर मनाई फार्म हाउस, जहां घटना बताया गया, के ट्रस्टी थे, तो अभियोजन पक्ष लड़की पक्ष ने इस संबंध में कोई सबूत पुलिस या थाने में पेश क्यों नहीं किया। बाबा के काबिल वकील सज्जनराज सुराना ने हर कोशिश की, पर अभियोजन पक्ष ने कोई गुंजाइश बाकी नहीं छोड़ी थी। आसाराम की कोर्ट में दलील थी कि वह घटना के 5 दिन बाद करवाई गई थी, वो भी जोधपुर की घटना बताकर दिल्ली में आधी रात के वक्त। आखिर ऐसा क्यों किया गया? जब घटना जोधपुर की थी तो मुकदमा भी जोधपुर में ही दर्ज होना चाहिए था। पर देर से कोर्ट पहुंचने पर सवाल इसकी काट में पीड़ित पक्ष का कहना था कि आसाराम अपने ही खिलाफ अपने आश्रम क्षेत्र के थाने में भला मुकदमा दर्ज हो लेने देते, या फिर स्थानीय पुलिस क्या इतनी हिम्मत रखती थी जो आसाराम के खिलाफ मुकदमा कायम करने का दम रखती। आसाराम पक्ष ने मामले की सुनवाई के दौरान कुछ रजिस्टर के पन्ने फाड़कर किए जाने का भी आरोप मना, पर 2 दिन बाद न्यायालय में पेश किए जाने पर भी आसाराम के वकील ने विरोध जताया। कालांतर में बाबा ने जमानत के लिए देश के मशहूर वकील राम जेठमलानी को अपना वकील नियुक्त किया। राजस्थान उच्च न्यायालय में जेठमलानी द्वारा यह दलील दी गई कि आरोप लगाने वाली लड़की बालिग है, वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उनके मुवक्किल आसाराम बापू को एक साजिश के तहत फंसाया गया है। टीवी चैनल पर यह समाचार देखते ही शाहजहांपुर में रह रही पीड़ित बालिका ने आहत होकर अपने बाप से कहा कि वह अब जीना ही नहीं चाहती है। जब आसाराम की याचिका खारिज हुई, पीड़िता के पिता ने कहा कि आसाराम को तो सजा न्यायालय से मिलेगी, लेकिन उनकी बेटी पर मिथ्या आरोप लगाने वाले वकील को ईश्वर की अदालत में दंड मिलेगा। हालांकि कोर्ट ने राम जेठमलानी द्वारा पेश दलीलों को भी तुरंत मानने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही उन्हें मुकदमे की सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी थी। अक्टूबर सन 2013 के पहले सप्ताह में न्यायाधीश निर्मलजीत कौर की अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप लगाया गया था कि आसाराम बाल यौन शोषण पीडोफिलिया नाम की बीमारी से ग्रस्त है। गवाहों की गवाही अधूरी है। इन संगीन आरोपों के बाद मामले की सुनवाई कर रही कोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका ही खारिज कर दी।
उसके बाद जब आगे की जांच शुरू हुई तो आरोपों की आंच उनके बेटे नारायण साईं तक भी जा पहुंची। हालांकि बाद में नारायण साईं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। वो भी लंबे समय से गुजरात की जेल में कैद हैं। यहाँ जिक्र इस बात का भी करना जरूरी है कि दुष्कर्म के आरोप में फंसे आसाराम के केस के एक गवाह कृपाल सिंह की एक रात रहस्यमय हालातों में मौत हो गई। गवाह की गोली मारकर हत्या कृपाल सिंह को रात के वक्त घर लौटते समय बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी थी। यौन शोषण के मामले में जोधपुर जेल में बंद आसाराम को 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की विशेष अदालत ने दोषी मानते हुए मुजरिम करार दिया। फिलहाल आज अगर आसाराम को लेकर कोई खबर सुर्खियों में है और उनके भक्तों को राहत देने वाली तो वह यही थी, जब से बाबा जी जेल पहुंचे हैं तब से पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी के बारे में गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। गुजरात सरकार को जिसका जवाब सितंबर 2022 तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है। इससे पहले आसाराम करीब 15 मरतबा जेल से बाहर निकल जाने देने की दरखास्तें यहाँ से वहाँ लगा चुके हैं, मगर कहीं से भी उन्हें राहत की खबर नसीब नहीं हो सकी थी। अब आसाराम जमानत पर बाहर आएंगे या नहीं और कब तक आएंगे, इन सवालों का जवाब गुजरात सरकार के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करेगा। इस बारे में बात करने पर आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे कहती है, बाबा को बेवजह ही निर्दोष फंसाकर जेल में डाल दिया गया है, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है, कोशिश जारी है। उम्मीद है भगवान पर विश्वास है कि बापू जल्दी